जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा वाच्य। और इससे पहले वाक्य वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज टॉपिक हमें वाच्य करना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। शाब्दिक अर्थ कहना या बोलना। इसके बाद परिभाषा। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया में से जिसकी प्रमुखता हो वो वाच्य कहलाता है। तो ये हैं हमारे दो क्वेश्चन। एक तो स्टेटमेंट के प्रमुखता कहे, प्रधानता कहे, भूमिका कहे या इम्पोर्टेंस, सबकी बात प्यारे दोस्तों एक ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ में वाच्य का शाब्दिक अर्थ कहना और बोलना है, और वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। इसी कर्ता और कर्म और क्रिया के आधार पर ये वाच्य होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, तो वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया में से जिसकी प्रमुखता हो वो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? वाच्य। इसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन वो है वाक्य के वाच्य के भेद। वाच्य के भेद होते हैं तीन। इनमें से एक भेद होता है हमारा कर्तवाच्य। एक भेद होगा कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में कर्तवाच्य के वाक्य में कर्तवाच्य के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसके बाद दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म की प्रमुखता होती है। इसके बाद तीसरा है हमारा भाववाच्य।
भाववाच्य के वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। जिस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न उसी सीक्वेंस में आपके सामने आएंगे। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों एक प्रश्न हमारा है शाब्दिक अर्थ का, वाच्य का शाब्दिक अर्थ कहना या बोलना होता है। दूसरा है हमारा परिभाषा डेफिनेशन का, कि वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता या प्रमुखता होगी, वाक्य जिसको प्रबलता के साथ बताएगा कि उसमें कर्ता का रोल मैन है या कर्म का रोल मैन है या फिर क्रिया का रोल मैन है, उसी के आधार पे प्यारे दोस्तों उस सेंटेंस में हम वाच्य निर्धारित करते हैं। इसके बाद में इसी कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर वाच्य के भेद होते हैं तीन, एक कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। तो कर्तवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता होगी। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य के अंदर क्रिया की प्रधानता होती है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कर्तवाच्य कर्म और भाववाच्य की कंडीशन क्या है। जब सेंटेंस देगा तो सेंटेंस दे के पूछेगा कि ये बताइए कौन सा वाक्य है, कर्त कर्म या भाववाच्य, या फिर वो देगा निम्नलिखित में से भाववाच्य का सेंटेंस बताइए कौन सा है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का सेंटेंस बताइए कौन सा नहीं है। और इसके बाद में एक तीसरा क्वेश्चन और आता है और वो आता है वाच्य को परिवर्तित करने का। कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलवाएगा, कर्म को भाव में, या फिर भाव को कर्म में परिवर्तित करके भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो तीन क्वेश्चंस ये हैं, तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस के आधार पर। अब इसको एक एक को लेके हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा, पहला है कर्तवाच्य। पहला है हमारा कर्तवाच्य। कर्तवाच्य की जो कंडीशन है उनको देखो। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा, वाक्य में एकर्मक व सकर्मक, एकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। तीसरा, वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव अधिकांशतः कर्ता पर पड़ता है। वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता के साथ अधिकांशतः कारक चिन्ह अर्थात
परसर्ग, कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग, परसर्ग का कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये 5 स्टेटमेंट है दोस्तों, जिसके आधार पे आप कर्तवाच्य को पहचान सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनता है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। एक बार आप इसको खुद पढ़िए, इसके बाद इसके एग्जाम्पल को समझिए। वेरी गुड। जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि कर्ता की प्रधानता होगी। तो कर्ता की प्रधानता वाला वाच्य कौन सा कहलाता है? क्वेश्चन बना आपका ही, कर्ता की प्रधानता वाला वाच्य कर्तवाच्य। दूसरा क्वेश्चन बना अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग, अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है। वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव, वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। जब प्रधानता कर्ता की होगी तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष भी प्रभावित किससे होगा प्यारे दोस्तों? कर्ता से। वाक्य में कर्ता के साथ अधिकांशतः कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का प्रयोग, कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम परसर्ग होता है। और कारक चिन्ह कहते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो ये जो कर्ता ने है, ने कारक चिन्ह है। कर्म के साथ जो को आता है ये को कारक चिन्ह है। कर्ण के साथ जो से के द्वारा आता है ये कारक चिन्ह है। संप्रदान के साथ के लिए जो आता है कारक चिन्ह है। और उसी कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। क्या होता है? परसर्ग। दूसरी बात जो इसमें आई है वो आई है अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रयोग। जहाँ किसी सेंटेंस में कर्म उपस्थित नहीं होता, डायरेक्ट क्रिया और कर्ता दो ही चीज़ होती हैं, तो वो क्रिया कहलाती है अकर्मक। क्या कहलाती है? अकर्मक। जैसे बच्चा रोता है, बच्चा हंसता है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें रोने का और हंसने का प्रभाव डायरेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? अकर्मक क्रिया। मोहन आम खाता है, तो यहाँ खाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? आम पे। ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? पुस्तक पे। वो क्रिया क्या कहलाई? सकर्मक। तो जहाँ किसी सेंटेंस में, वाक्य में कर्म दिया होता है, कर्म का मतलब क्या है कि जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए कर्ता से पहले हमें किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिएगी, अखबार चाहिएंगे, कोई ग्रंथ चाहिएगा, काव्य चाहिएगा, कोई कविता चाहिएगी। बिना उसके हम नहीं पढ़ सकते। अगर मैंने आपको बोला कि अभी रीडिंग करो, तो रीडिंग के लिए कोई मैटर चाहिएगा ना। वो था क्या? स्मार्ट बोर्ड पे लिखी गई चीज़ें। क्लियर? तो ऐसे ही आपको नहाने के लिए पानी चाहिएगा, तो पीने के लिए आपको जूस चाहिएगा, दूध और चाय चाहिएगी। तो वो पीने की जो क्रिया है, नहाने की क्रिया है, वो कर्ता से पहले किसी दूसरे पर डिपेंड है, और वो है पानी। नहाने की क्रिया पानी पे डिपेंड है, बिना पानी के नहीं नहा सकते हो आप। ठीक है। या फिर वचनों से नहाया जाता है, जैसे साधु सन्यासी ये होते हैं, ये कहते हैं ना आज आपको स्नान कराते हैं, प्रवचन दे देते हैं, उपदेश दिया तो वो कहलाते हैं आज स्नान हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी क्रिया कर्ता के साथ साथ किसी कर्म पर डिपेंड करती है तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। दोस्तों, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इनकी दोनों ही क्रिया वाले सेंटेंस हमारे यहाँ कर्तवाच्य कहलाएंगे। इसके बाद लिंग होते हैं दो, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, जो पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वचन होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु व्यक्ति के लिए एक वचन, और दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्ति प्राणी के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पुरुष होते हैं तीन, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष।
उत्तम पुरुष का प्रयोग फर्स्ट पर्सन कहने वाला अपने लिए करता है, मध्यम पुरुष का प्रयोग सेकंड वाले के लिए करता है, सेकंड पर्सन के लिए जो उसके सामने होता है जिससे वो बात कर रहा होता है, और अन्य पुरुष का प्रयोग दो आदमियों के बीच में जिस तीसरे व्यक्ति या विषय के बारे में बातचीत चल रही है वो कहलाता है अन्य पुरुष। तो यहाँ वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार निर्धारित होगा, क्योंकि तभी तो वो कर्तवाच्य बनेगा। सेंटेंस देखो, उसके आधार पर पहचानोगे कि कौन सा वाक्य कर्तवाच्य कहलाता है और कौन सा वाक्य कोई दूसरा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे बच्चा रोता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, राधा हंस रही है, राम पुस्तक पढ़ता है, सहवाग क्रिकेट खेलता है, ड्राइवर बस चला रहा है, मीरा गाना गाती है, सीता खाना पकाती है। चलो जी, ये 8 सेंटेंस हमारे सामने आए और वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य सहकर्मक है, कौन सा वाक्य है, या कौन सी वाक्य में सहकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है ये, जो कि क्रिया के आधार पे है। रचना के आधार पे 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक सहकर्मक और दूसरी अकर्मक। और इसी के साथ साथ क्योंकि ये वाच्य वाला टॉपिक सहकर्मक अकर्मक पे दोनों पे डिपेंड है, इसीलिए प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे तमाम वे सेंटेंस रखे ताकि एक पंथ 2 काज हो जाए। हमें सहकर्मक और अकर्मक क्रिया की भी पहचान का पता चल जाए और साथ के साथ हम वाच्य भी अपने कंप्लीट कर लें। दूसरा पूछा जाएगा कौन सा वाच्य है इसमें, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें किस आधार पे हम बता पाएंगे। यहाँ बच्चा रोता है, तो प्यारे दोस्तों एक तो इसमें क्रिया है रोने की, और ये जो बच्चा है ना ये कर्ता है। तो यहाँ क्रिया डिपेंड किस पे हो रही है, कर्ता पे डिपेंड हो रही है। क्रिया किस पे डिपेंड हो रही है, कर्ता पे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अच्छा गाना, ठीक है, मीरा गाना गाती है, ओके, ये लो जी। तो मीरा गाना गाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर ये रोने की क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ा। तो जब कर्ता पे रोने की क्रिया का प्रभाव पड़ा तो ये जो सेंटेंस हैं ये सेंटेंस कहलाए, ये जो वाक्य है ये वाक्य कहलाया अकर्मक क्रिया का। एक पंथ 2 काज, दोनों चीज़ों एक साथ सीखोगे। अकर्मक क्रिया क्योंकि इसमें कर्म मौजूद नहीं है, और जहाँ कर्म मौजूद नहीं होता वो क्या कहलाता है, अकर्मक। भाई ज्ञान के आगे दोस्तों अगर हम ए लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अज्ञान बन जाएगा। अगर विवेक के आगे हम ए लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अविवेक, अर्थात बिना सोचे समझे। क्लियर।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कर्म के आगे यहाँ ए लगा दिया तो क्या कहलाया, अकर्मक। दूसरा क्या होता है हमारा, सकर्मक। तो यहाँ जो ये सकर्मक है, तो यहाँ कर्म के साथ क्या लगाया हमने, से। जैसे हमारे पास शब्द है परिवार, तो परिवार के साथ से लगा देंगे तो क्या हो जाता है, सपरिवार, यानी कि परिवार के सहित। ऐसे ही जो कर्म के सहित होता है वो कहलाता है सकर्मक। ठीक है भाई, अगर आपको कोई निमंत्रण देता है और उस निमंत्रण पत्र पे लिखता है कि सपरिवार आना है, तो इसका मतलब वो पूरे परिवार को बुला रहे हैं। अगर वो सपरिवार नहीं लिखता है तो घर में से केवल एक आदमी को आना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पता है इनमें से कौन सा सकर्मक है कौन सा अकर्मक, तो आप 1 2 3 4 टाइप करके बता सकते हो। अदरवाइज यहाँ समझो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ क्रिया है हमारा प्यारे बच्चों, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इस उड़ने का प्रभाव आकाश पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो किस पे पड़ेगा, पक्षी पे पड़ेगा। तो क्रिया का सीधा इफेक्ट पड़ा है पक्षी पे। आकाश तो वो स्थान है जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश तो यहाँ आधार का काम कर रहा है, आकाश यहाँ कर्म नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस है हमारा ये भी क्या कहलाया, अकर्मक क्रिया का सेंटेंस कहलाया। क्या कहलाया, अकर्मक क्रिया। राधा हंसती है, हंसने का प्रभाव पड़ेगा राधा पे, ये भी क्या कहलाया, अकर्मक। राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या कहलाया दोस्तों, ये सकर्मक कहलाया। ये क्या है, इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का जो प्रभाव है दोस्तों वो पुस्तक पे पड़ेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्रिया का लिंग वचन राम के अनुसार आया है, इसीलिए ये कहलाता है प्यारे दोस्तों कर्तवाच्य। लेकिन जब हम बताएंगे कि ये सेंटेंस अकर्मक का है या सकर्मक का, तो आपको ये ध्यान रखना है इस पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पुस्तक कर्म दिया हुआ है। यहाँ इस सेंटेंस में तीनों में ऊपर के में कोई कर्म नहीं था, इसीलिए वे कहलाए अकर्मक। लेकिन यहाँ पुस्तक कर्म है, यहाँ क्रिकेट कर्म है, यहाँ बस कर्म है, यहाँ गाना कर्म है और यहाँ खाना कर्म है। इसी वजह से ऊपर के 3 सेंटेंस को छोड़ के ये ऊपर के तीनों जो सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, ये कहलाए हमारे अकर्मक क्रिया के, क्योंकि वहाँ कर्म मौजूद नहीं था। और ये जो सेंटेंस हैं हमारे सारे, ये कहलाए प्यारे दोस्तों सकर्मक क्रिया की। इसके कहलाए सकर्मक क्रिया की। आपने अभी क्या पढ़ा, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का जो आप प्रयोग करते हो दोस्तों, वो प्रयोग कहाँ होता है, वो प्रयोग होता है हमारा कर्तवाच्य में। किस में करते हैं हम प्रयोग, कर्तवाच्य में। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे इन 2 तरीके से। एक तो ये है कि अकर्मक क्रिया है और दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों, अकर्मक क्रिया के साथ इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है। एक तरीका तो ये हो गया जो कंडीशन हमारे पास है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये जो पक्षी है ना, जैसे मोर जंगल में नाचता है, तो प्यारे बच्चों नाचने का प्रभाव मोर पे पड़ेगा, जंगल पे नहीं पड़ेगा। मोर के नाचने से जंगल में आग नहीं लग जाएगी, जंगल तो आधार है, इसीलिए प्यारे दोस्तों आधार को आप कर्म नहीं कह सकते। ऐसे यहाँ पे है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने पे प्रभाव किस पे पड़ेगा, पक्षी पे। आकाश तो आधार है, जैसे मेरे लिखने का आधार क्या है, बोर्ड है। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों जब क्रिया का कोई आधार होता है उसको आप कर्म नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आकाश क्या है, कर्म नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर अब मैं यहाँ पे कहूँ बच्चा भूख के कारण रोता है, तो वो भूख की वजह उसका मेन कारण हो गया, कर्म कहलाया। लेकिन बच्चा रोता है, इसमें कोई कर्म मौजूद नहीं है। तो एक तो सारी की सारी क्रियाएँ क्या थी इसमें, इन सेंटेंस में अकर्मक थी और इसमें क्या थी, सकर्मक। इस वजह से ये सारे के सारे वाक्य जो कहलाए प्यारे दोस्तों, ये कहलाए हमारे वाक्य कर्तवाच्य। ये क्या कहलाए, कर्तवाच्य, क्योंकि कर्तवाच्य के अंदर अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखो यहाँ पे कि यहाँ जो हम बता रहे हैं कि क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है। तो यहाँ क्या है, रोता किसके अनुसार है, बच्चा। बच्चा क्या है, पुल्लिंग। यहाँ रोता क्या है प्यारे बच्चों, पुल्लिंग। तो क्योंकि आपको कंडीशन क्या बताई गई, देखो यहाँ पे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, सब में कर्ता की प्रधानता है। वाक्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरी कंडीशन अप्लाई,
वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव अधिकांशतः कर्ता पे पड़ता है, ये भी बिल्कुल सारा बता गया। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता के साथ अधिकांश कारक चिन्ह परसर का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कोई कारक चिन्ह आया है? बच्चे ने, पक्षी को, राधा के लिए, राम से, सहवाग द्वारा, ठीक है, ड्राइवर ने, मीरा ने, सीता ने, कुछ आया? नहीं आया। किसी भी सेंटेंस में कारक चिन्ह नहीं है। और जब किसी भी सेंटेंस में कारक चिन्ह नहीं है तो ये पांचवी कंडीशन अप्लाई होगी। वाक्य में कर्ता के साथ अधिकांशतः कारक चिन्ह अर्थात परसर का प्रयोग नहीं होता है। तो एक कंडीशन तो हमारी ये थी कि अधिकांशतः कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है। पांचवी कंडीशन अप्लाई हो गई क्योंकि यहाँ सीता, मीरा, ड्राइवर, सहवाग, राम, राधा, पक्षी, बच्चे के साथ कुछ नहीं आया है। फिर इसके बाद में कंडीशन क्या है? वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। देखो सेंटेंस क्या है, यहाँ पे क्या है? बच्चा रोता है, ये प्यारे बच्चों पुल्लिंग एक वचन है, ये भी पुल्लिंग एक वचन है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी बहुवचन है, उड़ना क्रिया भी बहुवचन है। राधा हंस रही है तो ये स्त्रीलिंग है, तो ये भी प्यारे बच्चों राधा स्त्रीलिंग है। यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है, ये पढ़ता क्या है प्यारे बच्चों? पुल्लिंग। राम क्या है? पुल्लिंग। तो किसी क्रिया किसके अनुसार आई? राम के अनुसार। जबकि पुस्तक क्या है? यहाँ स्त्रीलिंग। तो अगर पुस्तक के अनुसार क्रिया आ जाती तो वो कर्मवाच्य सेंटेंस बन जाता। क्या बन जाता? कर्मवाच्य, क्योंकि उसमें क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित। अगर मैं यहाँ इस सेंटेंस को बदल दूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये जो पढ़ी है किसके अनुसार आता? फिर पुस्तक के अनुसार। राम के साथ नहीं आ जाता तो सेंटेंस बन जाता कर्म वाच्य का। लेकिन ये किसका है? कर्तवाच्य का, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है और यहाँ क्या है? पढ़ता। तो फिर पढ़ेगा कौन? राम पढ़ेगा, क्योंकि राम एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग है। सहवाग क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट तो स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ खेलता है क्रिया किसके अनुसार आई? सहवाग के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो खेलता है का लिंग वचन जो आया वो कर्ता सहवाग के अनुसार निर्धारित हुआ। ड्राइवर बस चला रहा है, बस तो स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन यहाँ चला रहा है किसके अनुसार आया प्यारे दोस्तों? ड्राइवर के अनुसार। ड्राइवर पुल्लिंग शब्द है। मीरा गाना गाती है, गाना तो पुल्लिंग है लेकिन यहाँ गाती है स्त्रीलिंग आया, किसके अनुसार? मीरा के अनुसार। यहाँ प्यारे बच्चों सीता खाना पकाती है तो ये पकाती किसके अनुसार आया? सीता के अनुसार, जबकि खाना क्या है? पुल्लिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो ये क्रिया आई ना, पकाती, गाती, ये चला रहा है, खेलता, पढ़ता, रही, उड़ते, ये सब कर्ता के अनुसार आई। और कर्ता क्या है? बच्चा, पक्षी, राधा, राम, सहवाग, ड्राइवर, मीरा और सीता। तो जब क्रिया अपने आप में प्यारे दोस्तों कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग आया, वचन आया, पुरुष आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वाक्य में क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार निर्धारित हुए, तभी तो ये क्या कहलाए? सारे सेंटेंस कर्तवाच्य के कहलाए। किसके कहलाए? कर्तवाच्य के। ये आपको ध्यान रखना है। वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव अधिकांशतः कर्ता पे पड़ता है। अब ये भी कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। अब इसको देखो, तीसरी को, वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव अधिकांश किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। रोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चे पे। उड़ने का प्रभाव किससे पड़ेगा? पक्षी पे। क्यों? क्योंकि पक्षी ऊपर जाएगा, पक्षी नीचे आएगा, पक्षी दाएं जाएगा, पक्षी बाएं जाएगा, पक्षी उड़ने से थकेगा, आकाश अपनी जगह रहेगा, आकाश पे कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि आकाश तो आधार है। आकाश कर्म होता तो इफेक्ट पड़ता ना। तो आपको ये ध्यान रखना, राम पेड़ काटता है तो काटने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? पेड़ पे पड़ेगा, तो कर्म कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? कर्मवाच्य। तो यहाँ क्या कहलाया अपने आप में? उड़ने का प्रभाव पक्षी पे पड़ा, कर्ता पे, इसीलिए क्या कहलाया? कर्तवाच्य। यहाँ हंसने का प्रभाव राधा पे, यहाँ पढ़ने का प्रभाव राम पे, खेलने का प्रभाव सहवाग पे, यहाँ चलाने का प्रभाव ड्राइवर पे, और यहाँ गाने का प्रभाव मीरा पे, और यहाँ पकाने का प्रभाव सीता पे पड़ा। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाया? ये कहलाया हमारे सारे कर्तवाच्य। यानी कि वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। वाक्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया होती है, वो आपको बता दिया। वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। तो कर्ता की प्रधानता कैसे पता चली हमें? क्योंकि कर्ता के अनुसार लिंग वचन भी आया है, और मेन रोल कहने से सेंटेंस का भाव देखो क्या है, सब में कर्ता ही मुख्य भूमिका में। जबकि कर्म मौजूद था, पुस्तक, क्रिकेट, बस, गाना, खाना, लेकिन उसका कोई रोल ही नहीं है। मेन रोल किसका है? कर्ता का। तो जिसका भी कर्ता कर्म क्रिया में से रोल होता है उसी के अनुसार वाच्य निर्धारित होता है। तो इसमें कर्ता का रोल था तो ये सारे कहलाए कर्तवाच्य।
अब दिक्कत क्या है आप लोगों को, जो नए स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ये है, सर ये पक्षी आकाश में उड़ता है, आकाश पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, ठीक है, यहाँ पुस्तक पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं ये कहूँ आप पलंग पर सोते हो तो सोने का प्रभाव आप पे पड़ेगा कि पलंग पे पड़ेगा, ठीक है। आप ज़मीन पे सोते हो तो आपके सोने से ज़मीन में गड्ढे हो जाएंगे, आपके सोने से ज़मीन में आग लग जाएगी, गर्म हो जाएंगी, या पानी आ जाएगा ऊपर जब आपके सोने से। सोने का प्रभाव आप पे पड़ेगा, आराम आपको मिलेगा, मज़ा सोने का आप ले रहे हो, पलंग नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आधार है, उड़ने का प्रभाव वहाँ पक्षी पे पड़ा। आकाश 4-5 फुट ऊपर नीचे नहीं आता है पक्षी के उड़ने से, वो अपनी जगह है, वहाँ पक्षी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी या मोदी पलंग पर सोता है तो सोने का मज़ा मोदी ले रहा है, योगी जी ज़मीन में सोते हैं तो सोने का मज़ा योगी जी ले रहे हैं, वहाँ ज़मीन पे असर नहीं है। मनोहर लाल खट्टर गाड़ी में सोता है तो गाड़ी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गाड़ी तो जैसे सोने से पहले थी ऐसे सोने के बाद भी रहेगी, वो इफेक्ट पड़ेगा खट्टर पे, खट्टर उठेगा तरोताज़ा होके, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। अब ये हंस रहा है यहाँ, तो प्यारे दोस्तों स्वाभाविक बात है, बिना कर्ता के आप हंस ही नहीं सकते, यानी कि इसका मतलब यहाँ कर्म की आवश्यकता ही नहीं है आपको हंसने के लिए, क्योंकि वो आप पे सेल्फ पे डिपेंड करती है। तो कुछ क्रिया ऐसी होती है जो डायरेक्ट कर्ता से जुड़ी होती है, उसके लिए किसी भी की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो मोर जंगल में नाचता है तो वो नाचने का प्रभाव तो मोर पे पड़ा ना, जंगल पे थोड़ा ही पड़ा, जंगल आधार है नाचने का। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये क्या कहलाए, हमारे सारे के सारे कहलाए कर्तवाच्य। अगर समझ में आ गए हो तो एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य पर, ठीक है जी। अगर समझ में आ गए हैं तो चलो जी, हाँ अगर समझ में आए तो यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए। और ऐसा क्वेश्चन है जो केवल आप ही सही करोगे, बाकी कोई सही नहीं कर पाएगा, ये ध्यान। और ये स्टेटमेंट का ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, कर्तवाच्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य से संबंधित है। तो ये 5 स्टेटमेंट जहाँ आ गई वो कर्तवाच्य से संबंधित है, इनके अलावा कुछ भी कह रहा है तो वो कर्तवाच्य से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है जी जी। तो ये ध्यान रखना है, आप ज़्यादा विद्वान मत बनो, जो पढ़ा रहे हैं वो करो। तो यानी कि यहाँ वर्ब को पढ़ा के वहाँ छोड़ देंगे, सर वर्ब टॉपिक अलग से होगा ना, तो जो पढ़ा रहे हैं उसमें देखो, वहाँ काम आया ना अकर्मक से अकर्मक, तो बताया ना क्या होता है अकर्मक से अकर्मक, उसी के बारे में, ठीक। मतलब अभी क्लास हो रही है तीसरी और इसी में कर दोगे सारा सिलेबस पूरा, ठीक है। तो ये अपने आप में, अब ये भी मत सोचो कि वहाँ पे अलग से पढ़ाएंगे आपको तभी समझ में आएगा। यहाँ अगर समझ में आ गया है अकर्मक से अकर्मक तो वहाँ भी समझ लोगे जब क्रिया पढ़ाएंगे, और यहीं नहीं आया तो फिर आगे तो ज़िंदगी में कभी आना ही नहीं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, कुछ अपने आप में कई बार बताया लेकिन सुनने को तो तैयार ही नहीं हो, कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो डायरेक्ट कर्ता पे डिपेंड होती है, उसके लिए बीच में किसी भी हमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नहाना है, तो नहाना सिर्फ आप कर्ता अपने लिए थोड़ा ही वो कर पाओगे, नहाने के लिए आपको पानी चाहिएगा, बिना पानी के नहाने की क्रिया नहीं होती। तो नहाने की क्रिया में पहले पानी जिम्मेदार है, उसके बाद कर्ता। तो वो जो क्रिया होगी नहाने की वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, क्यों, क्योंकि वो किसी कर्म पे डिपेंड है। खाना है, ठीक है, तो वो खाने की जो क्रिया है वो किसी न किसी भोज्य पदार्थ पे डिपेंड होगी, तब कर्ता के पेट में जाएगा ना। वो सेब होगा, अमरूद होगा, आम होगा, या वो प्यारे बच्चों रोटी होगी, सब्जी होगी, भोजन होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसके लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, वो डायरेक्ट कर्ता से जुड़ी होती है। तो जैसे रोना, हंसना, सोना, अब सोने का डायरेक्ट असर कर्ता पे पड़ेगा, हंसने का डायरेक्ट असर जो है राधा पे पड़ेगा, यहाँ पे रोने का डायरेक्ट असर बच्चे पे पड़ेगा। उसी के आधार पे हम ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बढ़ो, कर्मवाच्य क्या है। जब तक आप इसके बारे में पहले से जो जानते हैं वो साइड में रख के मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्या है उठपटांग आपने पढ़ लिया पहले से कहीं, और मैं बता रहा हूँ नए तरीके से, तो आप तो पहले ही दुविधा में आ गए, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है ये, दूसरा वाच्य। क्या खासियत है इस कर्मवाच्य की,
वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता के साथ ने, कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, ने, से का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्ता के होते हुए क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म पर होते हुए भी क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कितनी स्टेटमेंट हो गई? 5। चलो जी, सेंटेंस देखो, उसके आधार पे आप सारी चीज़ें अपने आप सीख जाओगे। क्या है सेंटेंस? सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली गई। राम ने पुस्तक पढ़ी। अध्यापक द्वारा बच्चों को पाठ पढ़ाया गया। भारत पाकिस्तान
युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। नाटक बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। छात्रों ने निबंध लिखा। छात्रों ने निबंध लिखा। बच्चे आकाश में पतंग उड़ा बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। चलो जी, ये 8 सेंटेंस हैं और 8 के 8 क्या हैं? चलो अच्छी बात है। हाँ, मेहनत करके पढ़ो। हाँ, तो साइड में मत रखो, फिर विद्वान बनो, ठीक है। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो चुल होती है ना, चुल वो समय के साथ साथ कम होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। कैसे करोगे? आपने ये पढ़ा ध्यान से। वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी। वहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों? कर्ता की प्रधानता थी। वाक्य में केवल सकर्मक हैं, वहाँ क्या था? अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार निर्धारित, वहाँ पे क्या था? कर्ता के अनुसार निर्धारित। वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, ने, से का प्रयोग। क्या है ये? द्वारा, के द्वारा, से, ने, ये कारक चिन्ह है। ये क्या है? ये कारक चिन्ह। तो इन कारक चिन्ह का वहाँ क्या था? कारक चिन्ह थे ही नहीं। वाक्य में कर्ता के होते हुए भी क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ता है। इसीलिए सारी की सारी कंडीशन क्या बनाई? ये बनाती है कर्मवाच्य को। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। यहाँ क्रिया है हमारी, खेली जाती है। कर्ता क्या है यहाँ? सहवाग। सहवाग है पुल्लिंग एक वचन, क्लियर। जबकि यहाँ खेली जाती है, क्रिया है स्त्रीलिंग। तो इसका मतलब जब क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार आया? सहवाग के द्वारा या क्रिकेट के द्वारा? क्रिकेट के द्वारा। तो वहाँ भी मैंने कहा सहवाग क्रिकेट खेलता है। तो जब सहवाग क्रिकेट खेलता है तो वो खेलता है, क्रिया सहवाग के अनुसार आई, क्योंकि वो पुल्लिंग एक वचन की क्रिया, क्योंकि वहाँ सहवाग पुल्लिंग एक वचन था। लेकिन यहाँ क्रिकेट खेली जाती है, तो ये खेली जाती है स्त्रीलिंग है। और किसके अनुसार आई? क्रिकेट के अनुसार। किसके अनुसार आई? क्रिकेट के अनुसार। तो इसीलिए यहाँ इस कर्म की प्रधानता हो गई। यहाँ पर क्रिया का लिंग वचन इस कर्म के अनुसार आया, तो सेंटेंस बन गया प्यारे दोस्तों आपका सेंटेंस क्या बन गया? सारे के सारे तो है ही कर्मवाच्य, तो यहीं लिख देता हूँ। ये कहलाया कर्मवाच्य का सेंटेंस। यहाँ पे क्या आया है? द्वारा। जहाँ भी द्वारा, के द्वारा आ जाए, आंखें बंद, कर्मवाच्य। आंखें खुली रह गई तो क्वेश्चन करोगे गलत, ठीक है। तो जहाँ भी द्वारा आ जाए और के द्वारा आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है, वो कर्मवाच्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कर्ता के साथ हम द्वारा, के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, वहाँ कर्म ऑटोमेटिक मेन रोल में आ जाता है, मेन भूमिका में आ जाता है, कर्म की प्रधानता होती है। सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली गई। अब वो खेली जाती है या खेली गई, द्वारा है या के द्वारा, बात एक ही है। यहाँ खेली गई सहवाग तो पुल्लिंग है, यहाँ क्रिया सहवाग के अनुसार तो आई नहीं है, तो इसीलिए यहाँ क्रिकेट के अनुसार है। तो जब क्रिया का लिंग वचन प्यारे दोस्तों क्रिकेट कर्म के अनुसार है, तो इस सेंटेंस में कर्मवाच्य होगा।
वहाँ भी कर्म था, लेकिन क्रिया जो आई थी सारी की सारी कर्ता के अनुसार आई। गाना तो पुल्लिंग था, लेकिन गाती स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि मीरा स्त्रीलिंग थी। क्लियर? बस यहाँ स्त्रीलिंग है, लेकिन चला रहा है ये क्या है प्यारे? चला रही नहीं है, चला रहा है। किसके अनुसार आया था? ड्राइवर के अनुसार। यहाँ खेलता किसके अनुसार आया? क्रिकेट के अनुसार नहीं, सहवाग के अनुसार। तो जब क्रिया का लिंग वचन यहाँ कर्ता के अनुसार था, तभी तो ये कर्तवाच्य कहलाए। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार है, इसीलिए कर्मवाच्य कहलाए। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये पढ़ी क्या है? स्त्रीलिंग। राम क्या है? पुल्लिंग। तो क्रिया किसके अनुसार आई है? राम के अनुसार कि पुस्तक के अनुसार? तो राइट आंसर है पुस्तक के अनुसार। यहाँ पे क्या लगा है? राम के साथ ने। यहाँ क्या लगा है? के द्वारा। यहाँ क्या लगा है? द्वारा। तो जब कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा आ जाए तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस, कर्मवाच्य का। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी है, इसीलिए वहाँ अधिकांश शब्द का प्रयोग किया है कि कर्ता के साथ अन्य रहेगा तो भी प्यारे दोस्तों कर्तवाच्य बनेगा। लेकिन यहाँ अगर क्रिया का लिंग वचन पुस्तक कर्म के अनुसार आ गया, कर्ता के साथ अन्य आ गया, तो हमने प्रूफ कर लिया कि वो सेंटेंस जो बनेगा प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कर्मवाच्य का बनेगा। तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, यहाँ पढ़ी स्त्रीलिंग है। क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार, सेंटेंस में कर्म की प्रधानता, सेंटेंस क्या बन गया? कर्मवाच्य का। अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया गया, तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ाया गया क्या? यहाँ पाठ। यहाँ क्या आया? द्वारा। तो यहाँ पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? पाठ पे पड़ेगा। तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या कहलाया? ये सेंटेंस कर्मवाच्य का। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, तो यहाँ इस मारे गए का प्रभाव किस पे पड़ेगा? हजारों सैनिक पे, भारत पाकिस्तान पे नहीं पड़ेगा। भारत पाकिस्तान नहीं मरे हैं, मरे क्या हैं? हजारों सैनिक। तो यहाँ इस क्रिया का प्रभाव इन हजारों सैनिक, जो कि अपने आप में क्या है दोस्तों? यहाँ पे कर्म है। और वो 5 अलग अलग कंडीशन बताई, किस लिए? क्योंकि वो कंडीशन अलग अलग बनी है सेंटेंस के आधार पे। तो इसमें तो यहाँ हमने भारत पाकिस्तान के साथ ने द्वारा के द्वारा नहीं किया प्रयोग। तो कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे, आप एक ही कंडीशन को अप्लाई नहीं करोगे। अरे कुछ सेंटेंस में तो आप पहली कंडीशन अप्लाई करके बता दोगे कि ये कर्मवाच्य है। जिस पे पहली नहीं अप्लाई हो रही है उस पर दूसरी करोगे, जिस पे दूसरी नहीं है तीसरी, तीसरी नहीं चौथी, चौथी नहीं तो पांचवी, तभी तो जाके बता पाओगे दुनिया के सारे सेंटेंसों में कि ये क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य। तो इसीलिए 5 अलग अलग कंडीशन क्यों बनी? जैसे यहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, इसमें तो द्वारा नहीं है, इसमें के द्वारा भी नहीं है, इसमें ने भी नहीं है, इसमें से भी नहीं है। तो फिर क्या करोगे? क्रिया का लिंग वचन मारे गए, भारत पाकिस्तान क्या है? एक वचन, ये भी एक वचन। मारे गए क्या है? बहुवचन। क्या आएगा यहाँ? हजारों सैनिक। तो ये मारे गए किसके अनुसार है? हजारों सैनिक। तो हजारों सैनिक यहाँ कर्म हुए। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों ये सेंटेंस कर्मवाच्य का कहलाया। नाटक बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, या तो ये हम ऐसे भी बोलेंगे बच्चों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया, तब भी बात वही है। और नाटक बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, तब भी बात वही है। तो यहाँ नाटक को शुरू में रख दिया तो ये कर्ता नहीं हो जाएगा। कर्ता तो यहाँ बच्चे ही है, क्योंकि बच्चों ने प्रस्तुत किया नाटक को। तो इसलिए मैंने जानबूझ के रखा, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, नाटक बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये जो किया गया है तो ये क्या है? पुल्लिंग एक वचन। बच्चे क्या है? यहाँ देखना बहुवचन। तो जब ये एक वचन में है तो स्वाभाविक बात है प्यारे दोस्तों, ये नाटक के अनुसार आया, नाटक यहाँ कर्म है। ऊपर से यहाँ बच्चों के साथ द्वारा आया, इसलिए ये कर्मवाच्य है। तो ये क्रिया का लिंग वचन देखोगे ना, प्रस्तुत किया गया, यहाँ तो बच्चों के यहाँ बहुवचन है यहाँ तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आई, बल्कि नाटक कर्म के अनुसार क्रिया है। तो इसलिए जरूरी नहीं कर्म यहाँ बीच में ही मिलेगा, पाठ की तरह, पुस्तक की तरह, क्रिकेट की तरह। कर्म पहले भी हो सकता है, कर्ता बाद में भी हो सकता है। ये हिंदी की खूबी है। छात्रों ने निबंध लिखा, यहाँ छात्र क्या है? बहुवचन। लिखा क्या है? एक वचन। तो इसका मतलब ये क्रिया छात्रों के अनुसार तो नहीं आई, किसके अनुसार आई? निबंध के अनुसार आई। तो निबंध क्या कहलाया? यहाँ एक वचन, इसलिए लिखा क्या आया प्यारे बच्चों? एक वचन। निबंध पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए लिखा शब्द पुल्लिंग है, निबंध एक वचन है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ लिखा भी एक वचन है। तो क्रिया कर्म के अनुसार। बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं, तो उड़ाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? आकाश पे कि बच्चे पे? राइट आंसर क्या है? पतंग पे।
क्योंकि यहाँ जब ये क्रिया डिपेंड किस पे कर रही है, पतंग पे। पतंग ऊपर जा रहा है, पतंग ही नीचे आ रहा है, पतंग ही कट रहा है, पतंग ही फट रहा है, तो इफेक्ट किस पे पड़ा, कर्म पे। इसलिए ये सेंटेंस भी क्या कहलाया, कर्मवाच्य का। तो प्यारे दोस्तों, आपको जो ये 5 कंडीशन बताई गई, ये पांचों की पांचों ही अप्लाई हो रही है उन 8 सेंटेंस पर, ठीक है। इसलिए सभी वाक्यों में कर्म की प्रधानता थी, और जो कर्म की प्रधानता वाले सेंटेंस होते हैं, कर्म की प्रधानता वाले सेंटेंस होते हैं, वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग, किस क्रिया का प्रयोग, केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग जहाँ होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, कर्मवाच्य। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार, लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार आएगा, लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार आएगा, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है यहाँ पे कर्मवाच्य। वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा जहाँ भी आ जाए, के द्वारा आ जाए, आंखें बंद, प्यारे दोस्तों क्या लाएगा, 100 के 100% कर्मवाच्य। लेकिन से और ने, इन दोनों में 99% कंडीशन अप्लाई होती है, ये 100% नहीं है। ने का प्रयोग कर्ता के साथ करेंगे तो कर्तवाच्य भी बन जाएगा, ठीक है। से का प्रयोग भाववाच्य में भी होता है ये आपको, लेकिन वो नहीं के साथ है। जब कर्ता के साथ से आए और कार्य का न होना पाया जाए, जब कर्ता के साथ ने आए, कार्य का न होना पाया जाए, और क्रिया प्यारे बच्चों पुल्लिंग एक वचन की हो, तो तब उस कंडीशन में वो भाववाच्य कहलाता है, क्योंकि से का प्रयोग भाववाच्य में भी करते हैं और ने का प्रयोग प्यारे दोस्तों कर्तवाच्य में भी करते हैं। इसलिए जहाँ द्वारा के द्वारा है, आंखें बंद, क्या कहलाएगा वहाँ पे प्यारे दोस्तों, अपने आप में कर्मवाच्य है। लेकिन जब ने का और से का प्रयोग करेंगे तो फिर हमें दूसरी भी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वहाँ क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार आ रहा है। इसीलिए कोई एक कंडीशन लगा के आप सारे सेंटेंस नहीं पहचान सकते। सर जी आपने तो बताया था, तो मैंने ये कहा था कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, वहाँ तो द्वारा के द्वारा भी नहीं है, वहाँ ने भी नहीं है, से भी नहीं है, तो वहाँ उस सेंटेंस को आप इससे नहीं पहचानोगे। उस सेंटेंस को किससे पहचानोगे कि वाक्य में कर्ता के होते हुए भी क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। वहाँ 5वीं कंडीशन लगेगी, और वहाँ तीसरी कंडीशन लगेगी, और वहाँ दूसरी और पहली कंडीशन लगेगी, लेकिन चौथी नहीं लगेगी। क्लियर। तो एक ही चीज़ को आप प्यारे दोस्तों, ठीक है, सब पे अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि कंडीशन आपको बताई, तो ये 5 कंडीशन के बाहर कोई कर्मवाच्य का सेंटेंस जाता ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वाक्य में कर्ता के होते हुए भी, वाक्य में कर्ता के होते हुए भी क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ये सारे के सारे सेंटेंस देखो क्या है, सहवाग करता है, सहवाग करता, राम करता, अध्यापक करता, भारत पाकिस्तान, यहाँ बच्चे करता, यहाँ छात्र करता, यहाँ बच्चे करता। क्लियर। सब में करता था, लेकिन प्रधानता किसकी है, कर्म की। कर्म क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट पुस्तक, यहाँ पे पाठ, इसके बाद में यहाँ हजारों सैनिक, यहाँ पे क्या है, निबंध, यहाँ पे क्या है, नाटक, और यहाँ पे क्या है, पतंग। यहाँ पे इनकी प्रधानता थी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाए, कर्मवाच्य के सेंटेंस कहलाए। क्या कहलाए, कर्मवाच्य। सबसे बेहतरीन और एकमात्र जो चीज़ें है, बाकी चीज़ें भूल सकते हो, बस ये देखो कि जो एक क्रिया का लिंग वचन है ये किसके अनुसार आया। यहाँ पे इन सेंटेंसों में क्रिया का लिंग वचन रोता, बच्चे पे, ठीक है, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, उड़ते बहुवचन, पक्षी बहुवचन, हंस रही है स्त्रीलिंग की क्रिया, स्त्रीलिंग का कर्ता, पढ़ता पुल्लिंग का कर्ता, पुल्लिंग का की क्रिया, यहाँ पे खेलता पुल्लिंग की क्रिया, पुल्लिंग कर्ता, यहाँ पे चला रहा है पुल्लिंग की क्रिया, पुल्लिंग कर्ता, यहाँ पे गाती है पुल्लिंग स्त्रीलिंग की क्रिया, स्त्रीलिंग का कर्ता, पकाती है स्त्रीलिंग की क्रिया, स्त्रीलिंग का कर्ता। तो क्रिया का लिंग वचन जिसके अनुसार होगा वो क्या कहलाया। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है, खेली जाती है, ये खेली जाती है स्त्रीलिंग क्रिकेट, जबकि सहवाग था पुल्लिंग, सहवाग से वहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ खेली जाती है स्त्रीलिंग क्रिकेट, स्त्रीलिंग, खेली गई स्त्रीलिंग क्रिकेट, स्त्रीलिंग, पढ़ी स्त्रीलिंग पुस्तक, स्त्रीलिंग, पढ़ाया गया पाठ पुल्लिंग, तो क्रिया भी पुल्लिंग, हजारों सैनिक ये बहुवचन, तो हजारों सैनिक भी बहुवचन,
किया गया क्या है पुल्लिंग, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों नाटक पुल्लिंग एक वचन, लिखा पुल्लिंग एक वचन, निबंध पुल्लिंग एक वचन। यहाँ पे उड़ाते अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, ते शब्द प्रयोग आया, उड़ते आता तो बहुवचन हो जाता, उड़ाते तो ये क्या है अपने आप में किसके अनुसार आया, पतंग के अनुसार। तो सब सेंटेंस पे क्रिया का लिंग वचन काल कारक निर्धारित करके हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ये वाच्य कहलाएगा सेंटेंस में। इसके बाद क्या है तीसरा सेंटेंस भेद है हमारा भाववाच्य। तीसरा भेद क्या है दोस्तों, तो तीसरा भेद है भाववाच्य। भाववाच्य की कंडीशन क्या होगी समझने की कोशिश करो। भाववाच्य इसमें ध्यान रखना है, वाक्य में अगर समझ में आ गया है कर्मवाच्य तो एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। जिसका जो डाउट है अपना डाउट पूछ लीजिए। कर्मवाच्य समझ में आ गया है, अगर ये समझ में आ गया है तो एक बार यस कीजिए। ये पांचों की पांचों कंडीशन अप्लाई करनी आ गई है तो यस कीजिए। चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हुई ना बात, इसमें पता चलता है कि भाई अब की बार जो बच्चे जुड़े हैं ना लेवल है कुछ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा दोस्तों, वाक्य में, हाँ जिसको समझ में नहीं आया एक बार और सुनेगा, ठीक है। जिसको जैसे गौरव को दिक्कत हो रही है, इसको हमेशा दिक्कत रहती है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा है कुदरती देन, ठीक है। जब तक सही तरीके से बैलेंस नहीं बना के बैठोगे पढ़ने के मन से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे कहीं से पढ़ लेना कैसे भी पढ़ लेना। तो जिसको समझ में एक बार नहीं आया, हालांकि मैंने 10 बार बताया, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर वो फॉल्ट आपका है, क्योंकि सिर्फ एक गौरव है जिसको समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको दोबारा से सुनो, जब दोबारा समझ में ना 3 बार सुनो, 3 ने समझना चौथी बार सुनो, और 5वीं बार मेरे पास आ जाना दिल्ली में, फिर राम रहीम की गुफा और आसाराम बापू की जो गुफाएं खाली पड़ी है वहाँ बैठा के आराम से समझाऊंगा, ठीक है, तब फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके घर पे बैठ के समझ में आ ही गया ही नहीं, क्योंकि वो मन बना लिए कि हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो क्वेश्चंस पेपर में आना होता है और जिसको भर्ती नहीं होना होता वो उसको समझ में आएगा ही नहीं। तो उसके लिए राम रहीम और आसाराम बापू की दोनों की गुफाएं खाली है, क्योंकि वो चले गए हैं जेल में। तो वहाँ चलेंगे, वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का अपना असर होता है। तो अब जो एटमॉस्फेयर आपके आसपास बना है घर पे, वो समझने लायक नहीं है चीज़ों को। मैंने यहाँ तो बना लिया एटमॉस्फेयर, ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का काम ही होता है इस रूम में, ठीक है। तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर बना है, उसके बावजूद भी आपकी समझ में ना आया तो एकमात्र रास्ता बचा है हमारा, और वो रास्ता है आसाराम बापू की गुफा, ठीक है, और राम रहीम वाली गुफा जो खाली पड़ी हुई है, ठीक है। वहाँ बैठ के समझाएंगे तो तुरंत समझ में आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाववाच्य क्या है दोस्तों, वाक्य में क्रिया की, वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। कई सेंटेंस लिखने हैं फिर आएंगे नहीं, छोटा छोटा लिखते हैं, आपको तो वैसे ही क्लियर दिख रहा है। वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। दूसरा सेंटेंस, वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्ता के साथ से, वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तथा
तथा वाक्य में निषेधात्मक शब्द न, ना, नी, नहीं, न, ना, नी, नहीं, मत, मना करना, वर्जित, निषेध का प्रयोग पाया जाता है। तीसरी कंडीशन, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। फोर्थ, वाक्य में क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की होती है। तो यहाँ पे 4 आपके लिए स्टेटमेंट है प्यारे दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कोई सी भी एक स्टेटमेंट अप्लाई करके आप उसको पहचान सकते हो। इनमें से सबसे कामयाब, सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट है ये वाली। वाक्य में क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग होगी। कभी भी क्रिया स्त्रीलिंग नहीं होती है। स्त्रीलिंग की क्रिया है, न, नहीं का प्रयोग है, तो प्यारे दोस्तों हो सकता है वो कर्मवाच्य का सेंटेंस बनाए। लेकिन क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग होगी, एक वचन में होगी और अन्य पुरुष की होगी। जैसे मैंने शब्द प्रयोग किया जाता, तो जाता क्रिया क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष की है। ठीक है। दादी से उठा नहीं जाता, दादी से बैठा नहीं जाता, तो ये दादी से उठा नहीं जाता, दादी से बैठा नहीं जाता, तो ये जो जाता है प्यारे दोस्तों अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हुई, एक वचन में प्रयोग हुई और पुल्लिंग क्रिया है। जबकि दादी क्या है? स्त्रीलिंग। तो वहाँ स्त्रीलिंग कर्ता के साथ पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग जहाँ होता है तो वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा? क्रिया की प्रधानता। तो पहली जो स्टेटमेंट है हमारी, वो स्टेटमेंट है ये कि इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। एक सेंटेंस तो आपसे ये पूछा जाता है क्रिया की प्रधानता वाला वाक्य बताइए क्या है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, वाक्य में कर्ता के साथ क्या आएगा दोस्तों? से कारक चिन्ह। कर्ता के साथ से कारक चिन्ह, लेकिन से का प्रयोग कर्म में भी होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? तथा। आगे भी पढ़ लेना। वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तथा वाक्य में निषेधात्मक शब्द, तो जब से कारक चिन्ह का प्रयोग हो और निषेधात्मक शब्द का प्रयोग कर दे तो वो भाववाच्य बनाएगा। निषेधात्मक शब्द क्या होते हैं? न, ना, नी, नहीं, तो ये मिलेंगे कर्ता के साथ से और सेंटेंस में ने, ना, नहीं, ये जब होंगे प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाएंगे? ठीक है। निषेधात्मक शब्दों के प्रयोग से कर्ता के साथ से आने से सेंटेंस बन जाएगा भाववाच्य। क्या बन जाएगा? भाववाच्य। ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का क्या है? न होना पाया जाता है, अर्थात कार्य होता ही नहीं है। कार्य को होने से रोका जाता है निषेधात्मक शब्द का प्रयोग करके। वाक्य में क्रिया पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी और अन्य पुरुष की क्रिया होगी। वाक्य में क्रिया, हाँ मैंने कल बोला था प्रैक्टिस करवाएंगे, ये प्रैक्टिस हो रही है देखो। ठीक है। ये कितने सेंटेंस हैं? 8। ठीक है। ये कितने सेंटेंस है इधर? 8। ये क्या हो रही है? प्रैक्टिस। ठीक है। तो आपको मतलब जब यहाँ पे प्रिंट क्वेश्चन चलाऊंगा तो उसी को प्रैक्टिस मानते हो, ये प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपसे पूछने लगो कि इसमें कौन सा सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कैसे बताओगे?
अगर इनमें से मैं पूछने, आपको ना रट्टा मारना है, आपको भर्ती थोड़ा ही होना है। आप जैसे पढ़ते आए हो ना, आपको उसी तरीके से पढ़ना है। कोई अलग तरीके से भर्ती कराना चाहेगा आपको पढ़ा के, तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मेंढक हो, आपके लिए जो कुआं है ना वही दुनिया है, जो आप देखते हो वही पढ़ाना है और वही पढ़ना है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, कौन से वाक्य हुए? कोई पूछने लगे आपसे सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, क्या मैंने जो सरल वाक्य के एग्जाम्पल दिए केवल वही सरल वाक्य है? ये सरल वाक्य नहीं है। ये इसमें उद्देश्य और विधेय नहीं पहचानोगे आप। जो मैंने एग्जाम्पल दिया अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद, क्या दुनिया में केवल वही वाक्य अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होंगे? इनमें से नहीं होगा वाक्य का भेद। जिसमें नया ना नहीं का प्रयोग करेंगे वो निषेधात्मक वाक्य नहीं होगा। जिसमें कार्य का होना पाया गया वो सकारात्मक वाक्य नहीं होगा। जिसमें इच्छा जाहिर की गई है तो वो इच्छावाचक वाक्य नहीं होगा। बस आपको रट्टा मारना है। क्या करना है? आपको रट्टा मारना है। तो यही जो चीज़ें थी, इसीलिए तो लिंक करके पढ़ा। लिंक का मतलब क्या था? टॉपिक का लिंक करने का मतलब क्या था कि ये वाला जो वाक्य चल रहा है इससे आपका वाक्य और स्ट्रोंग होगा। काल जो चलेगा उससे वाक्य और वाक्य दोनों स्ट्रोंग होंगे और तीनों एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं और तीनों में सेंटेंस प्रयोग होते हैं। अब ये जरूरी थोड़ा ही है वो इसमें कर्तवाच्य ही पूछे, उसमें वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि इसका लिंग बताइए बच्चे का क्या है, इसका वचन बताइए क्या है, बच्चा ये बताइए कौन सी संज्ञा है। एक ही सेंटेंस से कम 20 से 22 क्वेश्चन बनते हैं। वो तो पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है क्या है। वो पूछ लेगा आपसे तत्सम है कि तद्भव है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे ही हमें चीज़ों को लेके आगे चलना है। ठीक है। तो ये क्या कहलाए दोस्तों, ये यहाँ पे क्रिया की प्रधानता है वाक्य में कर्ता के साथ। समस्या यही है आपके साथ, जब वाच्य पढ़ाएंगे तो वाक्य याद आएगा, जब काल पढ़ाएंगे तो वाच्य याद आएगा, और जब कुछ और दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो कुछ और याद आएगा। इसका मतलब है, बुरा मत मानना, जो भी बोलूँगा आपकी भलाई के लिए बोलूँगा, कड़वा बोलूँगा लेकिन सच बोलूँगा, मक्खन नहीं लगाऊंगा। ठीक है। ये कर लो, ये करा देंगे, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, हा हू, वो मेरे बस में नहीं है। ठीक है। जो पढ़ाता हूँ वो पेपर में आता है, एक काम ये है। क्लियर। और जो यहाँ चीज़ें लिख दी प्यारे बच्चों वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है उस टॉपिक में। ठीक है। वैसे तो मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, दुनिया भर की पीडीएफ दूंगा मैं कल आपको, लेकिन वो पीडीएफ का उतना रोल नहीं है, वो एक तरह से किताब ही है सारी की सारी। लेकिन अगर यहाँ चीज़ समझ में नहीं आई तो उनसे नहीं समझ सकते आप 50% भी। ये चीज़ ओरिजिनल है, जो केवल और केवल बैच पैड में जितने भी आपने कोर्स खरीदा है ये उनको मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। ऐसे सीक्वेंस में कहाँ से किया था टॉपिक शुरू? ठीक है, यहाँ से किया था जो क्वेश्चन की वैरायटी बनी थी। पहला क्वेश्चन ये था आपका शाब्दिक अर्थ, दूसरा उसकी परिभाषा थी। मैं चाहता तो ये दोनों को मना करके लिख देता, वाच्य के 3 भेद होते हैं और फलाना फलाना ढिकाना ढिकाना। एक ही चीज़ लिखी गई। यहाँ पे क्या है, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है वाच्य। फिर दूसरी भी लिखी ताकि आप लोग गलती ना करो, क्योंकि आपको शब्दों का मीनिंग नहीं पता है। ऊपर वाली परिभाषा को दूसरे शब्दों में सेम लिखा गया, जो ऊपर वाली परिभाषा है वही नीचे वाली भी कह रही है, लेकिन हमने लिखा क्यों? क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं। हमें पता है कि बच्चे का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो सही करें। यहाँ पे एक ही तो अंतर था, यहाँ प्रधानता लिखी, यहाँ प्रमुखता। अब आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे हैं जो प्रधानता और प्रमुखता में अंतर ही नहीं कर पाते। हमें तो पता है ना, ये तो 16वां बैच है, 15वां बैच है। ठीक है। इससे पहले तो प्यारे दोस्तों हम 14 बैच पढ़ा चुके हैं लाखों बच्चों को, वो तो तैयारी करके बैठे, उनको भी यही चुल थी शुरू में। ये चुल आपको है, ये चुल रहती है 10-15 दिन रहती है। जब हिंदी पढ़ लेंगे ना तब पता चले अरे हमारे पास तो जो हिंदी थी यार वो तो कुछ भी नहीं थी, वो तो 30% थी। अब की बार हिंदी पढ़ी, लेकिन वो कब पढ़ोगे? जब चुल खत्म होगी। चुल क्या है? ब्रेन की खुजली, वो रहती है। वाक्य पढ़ाएंगे तो वाक्य याद आएगा, और जब वाक्य पढ़ाएंगे तो कुछ और याद आएगा। ये तो भारतीयों की पहचान है, जन्मजात है हमारे अंदर। ठीक है। मैंने शादी हो रही है पड़ोसी की, ख्वाब देख रहे हो आप। ठीक है। तो इसीलिए ये तो प्यारे दोस्तों प्रकृति का नियम है। ठीक है। जिसको सिलेक्शन नहीं लेना होता है वो टारगेट से हमेशा दाएं बाएं भागेगा, इधर कभी इधर। पेपर है हिंदी का, मैथ पढ़ेगा, जब पेपर मैथ का होगा तो साइंस पढ़ेगा 2 दिन पहले। ये तो आदत है आप लोगों की। ठीक है। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन था।
क्या जरूरत थी जब मैंने ये लाइन तीनों ऑलरेडी वहाँ पे लिखी है। जब ये लाइन तीनों ऑलरेडी मैं वहाँ पे लिखी नहीं कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वहाँ भी लिखी, यहाँ भी लिखी, ताकि आपको पता चल जाए तीसरे क्वेश्चन के बारे में। क्या है? वाक्य के भेद तीन होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों में क्या अंतर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद क्या बताया आपको? ये चौथे क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट। इसके बाद क्या आया प्यारे बच्चों? यहाँ इसके सारे एग्जाम्पल, जितनी जगह थी वो सारी दे दी, क्योंकि इधर समझाना भी था। ठीक है, अब कोर्स भी पूरा कराना है, ऐसा तो मैं देने को तो यहाँ 50 एग्जाम्पल लिख देता मैं कर्तवाच्य के। लेकिन जिसको 8 से समझ में आ गया तो प्यारे बच्चों वो 8 से भी समझ सकता है, अगर 80 भी लिखूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है? कर्मवाच्य, 5 कंडीशन। इसके बाद में क्या लिखे? 8 जगह इतनी थी, जितनी जगह ले वो सारी में पढ़ाया। मैं भी चाहता तो 4 दे के भी तो ख़त्म कर सकता था इसको, लेकिन नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने 8 के 8 में आपको अलग अलग बात बताई, इसके अलावा कुछ आती भी नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है? भाववाच्य। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? क्रिया की प्रधानता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, न तो मैं मक्खन लगाता हूँ, ना मैं खुश करने के लिए किसी को पढ़ाता हूँ। मेरा एक मकसद है, जो मैं पढ़ाऊँ वो पेपर में आए। और जो बच्चा एक बार टाइम दे दे मुझे, एक बार पैसा दे दे, तो उस चीज़ में वो दोबारा ना तो समय दे और ना पैसा दे। ये 2 मकसद मेरे होते हैं। ठीक, और टीचर का काम ही यही है, बाकी सारा काम बच्चे का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निषेधात्मक शब्द का प्रयोग होगा, से कारक चिन्ह के साथ सेंटेंस में भाववाच्य बन जाएगा। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाएगा, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है, जबकि बाकी उन सेंटेंसों में वहाँ पे क्रिया होती है। वाक्य में क्रिया पुल्लिंग होगी दोस्तों, ये ध्यान रखना है, एक वचन होगी और अन्य पुरुष की होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, इसके सेंटेंस देखो क्या है। दादी जी से कहानी नहीं सुनाई जाती। आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तीसरा, मेरे से मुझसे सुंदर नहीं लिखा जाता। आपसे सही तरह बैठा नहीं जाता। सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। मोहन से देखा नहीं जाता। चलो जी, यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों? इन सब में से नहीं, यहाँ पे से नहीं, यहाँ पे से और नहीं, यहाँ पे से और नहीं। जब से के साथ नहीं का प्रयोग हो तो वो अपने आप में क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? भाववाच्य के सेंटेंस। कार्य का न होना पाया। दादी जी से कहानी नहीं, आपसे सुबह जल्दी नहीं, मुझसे सुंदर नहीं लिखा गया, आपसे
सही तरह बैठा नहीं गया। सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली गई। मोहन से देखा नहीं गया। कार्य का न होना पाया गया। यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाक्य में क्रिया की प्रधानता होगी, क्योंकि क्रिया का न होना पाया जाता है इसलिए प्रधानता है। वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह निषेधात्मक शब्द का प्रयोग। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। क्रिया पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष की भी होती है। तो यहाँ जब आपको ध्यान रखना है, कई बार गलती आप कहाँ करोगे, जैसे मुझसे में यहाँ से मुझ के साथ आया है, आपके साथ आया, इसलिए जानबूझ के जब भी सर्वनाम का प्रयोग होगा तो वहाँ प्यारे बच्चों मैंने यहाँ जानबूझ के लिखा है आपसे, यहाँ लिखा है मुझसे। ये कई बार तो से अलग दिखाई देगा, लेकिन कई बार वो सर्वनाम के साथ ही छिपा होगा। तो यहाँ कर्ता के साथ से आएगा हमेशा भाववाच्य में। और न ना नहीं का, वह न तो खुद सोया न मुझे सोने दिया, न खुद सोया या न मुझे सोने दिया। जब से आँख लगी तब से न आँख लगी, इनमें भी कार्य का न होना पाया गया। क्रिया की प्रधानता है, तो जहाँ क्रिया की प्रधानता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं दोस्तों भाववाच्य। उसी को क्या कहते हैं, भाववाच्य। तो ये कौन सा वाच्य था, ये तीसरा वाच्य था। क्लियर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जहाँ कार्य का न होना पाया जाता है तो वो कहलाता है भाववाच्य का सेंटेंस। क्या कहलाता है, भाववाच्य। तो से के साथ नहीं आ जाए तो भाववाच्य। इसके बाद द्वारा के द्वारा आ जाए तो प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाता है, कर्मवाच्य। और जब कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह प्रयोग ना हो तो 99% वो कर्तवाच्य। लेकिन कुछ 1-2% ऐसे भी होता है। सहवाग ने पुस्तक पढ़ी, तो सहवाग ने पुस्तक पढ़ी तो वो अपने आप में प्यारे बच्चों क्या कहलाया, पढ़ी जो क्रिया आई कर्म के अनुसार तो क्या कहलाएगा, ने का प्रयोग आया कर्मवाच्य। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे कारक चिन्हों के आधार पे भी पहचान सकते हैं, क्रिया के लिंग वचन पुरुष के आधार पे भी पहचान सकते हैं, और वहाँ डेफिनेशन कंडीशन के आधार पे भी हम वाक्यों को पहचान सकते हैं। वाच्य हो गया कंप्लीट। 3 प्रकार का वाच्य था, तीनों के तीनों हो गए। इसके बाद काल करेंगे, उसके बाद में फिर इनके क्वेश्चन दिखाएंगे, और ताकि आप तीनों को पढ़ के सही तरीके से निर्णय ले सको कि हाँ हमारे वाक्य, वाच्य और काल तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। आपको ये ध्यान रखना है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे को क्लास नहीं होती। अब आपकी जो क्लास होगी दोस्तों वो होगी मंडे में, तो सोमवार को आपकी क्लास होगी। सभी दोस्तों को नमस्कार।